हेलो, तो कैसे हैं आप लोग प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग हमेशा हमेशा बोल रहे थे, हमेशा से ही बोल रहे थे, डेली क्लास में बोल रहे थे, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराइएगा 2026 एग्जाम के लिए। तो हम बोले थे बेटा अभी बहुत दिन है एग्जाम, ठीक है ना, तो हम लास्ट में एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे जब लास्ट एग्जाम आएगा। तो आप लोग बोले नहीं, हमको शुरू से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है ताकि बेहतर कंटेंट हम लोग प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो हम बोले थे ठीक है करा देंगे। तो देखिए आप लोग आज भी बोल दिए कि ना सर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। तो इसीलिए जो है कि आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पर हम जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है ना। अब जब स्टार्ट कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो समझिए कि अब पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंसेप्ट सब चीज खत्म होने के बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, हमेशा चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज करके, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से एक एक 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्टिव को, जैसे एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव जो करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या में लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो डेली हम 20-20 ऑब्जेक्टिव करेंगे और इस तरह से इस लेक्चर को, इस वास्तविक संख्या के लेक्चर को जो है 5 लेक्चर्स में एकदम बांट देंगे, ठीक है ना। 5 लेक्चर्स पढ़ाएंगे और इसमें पांचों लेक्चर्स में आपको 100 ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे, ठीक है। तो जैसा आप लोग बोले थे ना सर ऑब्जेक्टिव कराइए, तो हम तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, लेकिन आशा है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में कराते, लेकिन अभी से अगर करवा रहे हैं तो आप लोग बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलो भाई, यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लिखे मैथ्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये 2026 एग्जाम के लिए प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे आप लोग कंटेंट ठीक ठाक कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कंटेंट ठीक ठाक मिल रहा है हमको, ठीक है, इसका मतलब हम समझ अपने हमको पता चल जाएगा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो हमको वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा। यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो व्यूज ठीक ठाक आएगा, आप लोग ठीक ठाक पढ़ेंगे। तो अभी से देखिए, रिवीजन करने का मतलब क्या है, यदि आप लोग अभी से रिवीजन करते हैं और बढ़िया से रिवीजन करते हैं, 2026 एग्जाम में पक्का आप ही फोड़ोगे, ठीक है ना, पक्का एकदम ब्लास्ट कर दोगे। चलिए अभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर बोला है मेरे भाई, बोला है दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। चलिए हम जैसे लेते हैं, दो लगातार संख्या ले लेते हैं, 2 और 3, 2 के बाद जस्ट क्या आता है, 3 आता है। इसका HCF जैसे निकालेंगे तो बताओ, बड़का में क्या करते हैं, छोटका से भाग दे देते हैं, छोटा 2 है, यहाँ 2 से भाग देंगे 3 में, 2 एक कम 2। चलिए एक बार में यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, ये 3 से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 1 से भाग देंगे 2 में, तो बताओ रे भाई, 1 से भाग दिए 2 में, तो 1 गुना 2 2। चलिए क्या आ गया है, 0 आ गया एसएसफल। यहाँ मेरा HCF 1 आया है। जैसे दो लगातार संख्या और लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलिए 5 और 6। तो छोटा संख्या 5 है, 5 से 6 में भाग दीजिए, देखिए 5 एक कम 5, 1 बचा, 1 से अब भाग दे देंगे इस 5 में, ऐसे ही HCF निकालते हैं ना 5 में, 1 गुना 5 5। तो यहाँ भी देखो भाई साहब HCF 1 ही आया है, सबका HCF क्या आया है, 1। यानी कि दो लगातार संख्या का यदि HCF पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, दो लगातार संख्या का HCF 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया से, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं
का HCF होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए में क्या है 8, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में है 2। तो आप लोग बोलिएगा 2 सर ये सब पूछने वाला चीज है, ये सब तो एकदम खूब एकदम रगड़ दिया पकड़ के। याद देखो मेरे भाई, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, क्रमिक का मतलब क्या है, दो को लगातार सम संख्या लेना है। जैसे आप एक सम संख्या ले लिए 2, तो इसके बाद जो सम संख्या होगा वो क्या होगा, क्रमागत रूप से 2 के बाद क्या होता है सम संख्या 4 होता है, और इसके बाद होता है 2 4 6 होता है। अब ऐसा नहीं कि आप 4 को छोड़ दिए और 2 और 6 को ले लिए, क्योंकि दोनों ये भी सम संख्या है, लेकिन ये क्रमागत रूप से नहीं हुआ। क्रमागत का होने का मतलब है, क्रमिक होने का मतलब है कि 2 के बाद वाली सम संख्या, 2 के बाद वाली सम संख्या क्या होता है मेरे भाई 4 होता है, तब 6 को नहीं लेंगे। ऐसे दो संख्या को लेना है जो कि क्रमिक हो, ठीक है ना। इसका HCF निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए HCF क्या आया है 2 आया है, HCF क्या आया है 2 आया है। चलिए HCF आया है 2, इसका राइट ऑप्शन हो गया है बी, सॉरी इसका राइट ऑप्शन हो गया है डी नंबर, यहाँ पर 2। ठीक है, अब जो है कि इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे लिखेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 144 के 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक होगा। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन मस्त है ये, ठीक है ना। ये केसी सिन्हा टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है 6, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 5। ऑप्शन नंबर डी है 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे ना, किसका 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखते हैं 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 9, अरे भाई साहब 2 का घातांक पूछा है ना, 2 से 9 हो गया, 3 से 3 तिया 9, इसलिए लिख सकते हैं 144 अब बराबर 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2, 3 2 गो है, ठीक है ना। तो हमको पूछा किसका था, तो 2 का घातांक पूछा था। तो बताइए यहाँ भाई साहब 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक, 2 का घातांक बोलिएगा सर, 2 का घातांक तो 4 आ गया है, 2 का घातांक क्या आ गया है 4 आ गया। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 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 थोड़ा सा लिखिए फटाफट, तब आपको नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। चलिए चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है ना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाँ ये भी मस्त क्वेश्चन है। यदि, मस्त क्या, बहुत इजी है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ये कोई भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे, जिसका अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड केवल 2 ही अंक में हो, यही ना। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 2, जो स्वयं से और 1 से कटे उसी को ना अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, तो यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का एलसीएम होगा, ये बताना है मेरे भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है बी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए बी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी। चलो रे भाई बताओ कौन होगा इसका एलसीएम, कौन होगा इसका एलसीएम। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग तो जानते हैं बढ़िया से। यदि ए और बी बोल दिया है क्या, अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है ना, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हम लोग क्या जानते हैं कि एलसीएम बराबर, आपको हम लिखा चुके हैं, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुना बी बाय एचसीएफ, ये तो होता है, ठीक है। एलसीएम तो ये होता है। एक फॉर्मूला सर आप ये बताए थे, बट सर इसमें एचसीएफ दिया हुआ नहीं है, तब कैसे निकालेंगे सर। तब सर हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं और किसी भी संख्या का एलसीएम नहीं आता है, किसी भी संख्या का एलसीएम नहीं आता है, जैसे 2 और 3 है, ठीक है ना, इसका बोलेंगे सर एलसीएम, तो दोनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे सर, 1 से भाग दे देंगे, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तब जो सर बोलेंगे कि हम ये 2 और 3 का जो हम एलसीएम निकालेंगे ना, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 और 3 का, एलसीएम 2 और 3 का क्या हो जाएगा सर, 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो गया आंसर सर, क्या हो गया, 6 हो गया आंसर। उसी प्रकार ये ए और बी दो संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं निकल रहा है, क्या करेंगे, ए गुना बी कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया सर, इसका राइट ऑप्शन ए बी, इसका राइट ऑप्शन ए बी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बोला है π/3 क्या है, ठीक है। π/3 हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि पाई एक अपरिमेय संख्या, या 9th में भी पढ़े थे और 10th में भी हम बताए थे, ठीक है ना, कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या, इसमें 3 से भाग दे दिया तो ये भी अपरिमेय ही रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया, ठीक है। बोला है 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 32 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से बताइए कौन है। एक है 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 2 का पावर 16। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होता है 32 का अभाज्य गुणनखंड। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड देख लो मेरे भाई, 2 से देंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, इसलिए बताइए। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 कहाँ पर मिल रहा है, ध्यान दीजिए, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना, एक दूसरे इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इसमें बताइए परिमेय संख्या कौन है। तो √10 तो होगा नहीं, √5 भी नहीं होगा, सी नंबर में √3 है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा।
लेकिन 25 होगा मेरे भाई, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप बोलिएगा सर 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 गुना 5, और वर्गमूल में 2 का 1 मिल के बाहर आ जाता है। चलिए, तो इसका वर्गमूल हो गया है 5, इसका मतलब राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा बताना इसमें परिमेय संख्या कौन नहीं है। हाइट हो तो देख रहा है, ये तो परिमेय संख्या ये तो होगा नहीं, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 आता है, और 225 का वर्गमूल तो 15 आता है सर। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बोला है परिमेय संख्या नहीं है, वो वाला नंबर बताइए। तो ये 81 का वर्गमूल 9 आता है, ये तो परिमेय हो गया। लेकिन 125 का हम लोग देख लेते हैं निकाल के, 125 का वर्गमूल तो क्या आता है, 5 से देते हैं भाग, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 दूनी सॉरी 5 25 डायरेक्ट हो गया। इसका मतलब है हम लोग 125 का वर्गमूल जो निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 बार लिख देंगे, 5 गुना 5 गुना 5। चलिए 2 का सर मिलके 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में एक ये √5 बच गया। तो ये तो क्या है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं कौन परिमेय है और कौन नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग जानते हैं दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए संख्याओं को जो होता है ना, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होने के लिए मतलब अंश बट्टे हर, हर में जो है अंश बट्टे हर में जो हर है ना, ये p यानी कि p बाय क्यू में, p बाय क्यू में ये q जो है मेरे भाई नीचे वाला टर्म जो रहता है ना, इसका जो है किस ये जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n के फॉर्म में या 5m के फॉर्म में या 2n गुना में 5 टू द पावर m, इसके रूप का हो। यदि इस तीनों में से कोई एक भी रूप मिल रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तब वो अशांत है। शांत वाले को ढूंढना है ना, तो हम बता दे रहे हैं आपको बता दे रहे हैं, ये तो 1 नंबर होगा नहीं, क्योंकि 13 को लिख सकते हैं 1 गुना 13, तो ये 2n इंटू 5m के रूप का नहीं हुआ। और b भी नहीं होगा मेरे भाई, b भी नहीं होगा, क्योंकि ये कटेगा अभी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कटेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कटा 2 से 6 और 2 से 7, 2 से 7 ये आ गया 6/7, ये 2n 5m के रूप का कभी नहीं होगा। 6 से 13 कटेगा नहीं, ये तो 13 का 13 गुना 1 लिख सकते, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया डी नंबर। वो कैसे, यदि आप जानना चाहते तो इधर देख लीजिए। 8 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते, 2 से 4 फिर 2 से 2, इसका मतलब है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 2 के पावर n के रूप का आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बढ़िया से एकदम जो है कि चैप्टर वाइज आपका एनसीईआरटी बुक जो सोल्यूशन करवाए ना, ऐसा क्वेश्चन है उसमें, जिसको हम लोग बढ़िया से वहां पर सॉल्व किए है। ठीक है ना, वहां समझाए भी है। ये ऑब्जेक्टिव हम ज्यादा नहीं समझा सकते इसमें, नहीं तो टाइम एकदम पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट समझिए। नहीं पढ़े सबसे पहले आप जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। ये सोचिएगा बिना सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कुछ भी हवा हवा लगने वाला है नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए तो गौर से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है भाई। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो का जो एक स्पीड जो है ना वो बढ़ा दीजिए और स्पीड में देखते जाइए और कॉपी में प्रिंट करते जाइए। इसको कॉपी में प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको जो है कि समय लग जाएगा। तो इसको कॉपी में देख के अगर समझ सकते हैं समझिए, नहीं अगर समझ सकते हैं तो मोबाइल में एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, क्लास मोबाइल में कर लीजिए, वीडियो क्लास कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको अपने खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, समझ के बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए तो यहाँ जो बोला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बोला है भाई साहब, हाँ 64 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 5 का घातांक बताना है ना अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे भाई साहब।
प्यार से, बहुत ही प्यार से। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। चलिए 2 से 2 एक कम 2, एक बचा इधर गया, 2 छके 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8। चलो भाई 2 से 2 दूनी 4। तो बताइए तो क्या हो गया? 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे भाई? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। तो यहाँ पर घातांक आ चुका है 6। घातांक क्या आ चुका है मेरे भाई? 6। घातांक आ चुका है 6। अरे भाई वाह, तहक्रम तो दिया नहीं है, इसमें तो दिया नहीं है, इसमें तो दिया नहीं है। अरे भाई रुक जा, मिस्टेक मिस्टेक। यहाँ पर 2 का घातांक आया है 6 ना, 2 का पावर आया है 6, लेकिन हमको पूछा किसका है भाई साहब? 5 का घातांक पूछा है, 5। तो 5 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब लोग घबरा जाता है, रोए, जिस तरह अभी हम जो है कि घबरा गए, घबराए नहीं मतलब कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गए कि इसमें तो 2 का पावर देख रहे 6 आ रहा है, यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन पूछा है 5 का घातांक बताना है, ठीक है ना। तो इसमें तो कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई इसका तो बताइए नहीं किया है कि 5 का घातांक तो कहीं निकला ही नहीं, तो इसका कैसे करेंगे? देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसा, बिहार बोर्ड है, ठीक है ना, कोनो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है फंसाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तब पता चल जाएगा 5 का घातांक कितना है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 2 एक कम 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग खुद ही बताइए कि 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 गुना में 1, गुना में 1 है ना, तो 1 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर बताओ रे भाई 2 का पावर 6 गुना में, अच्छा एक चीज बताइए तो, यदि हम लोग x का पावर 0 रखते हैं तो इसका मान क्या आता है? 1 आता है। दिख रहा है ना, एक बार देख ले हम भी। हाँ, x का पावर यदि 0 रख ले तो इसका मान 1 आता है, यदि a का पावर 0 रख ले इसका भी मान 1 आता है। यदि दुनिया में किसी भी टर्म का पावर 0 हो, किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। शर्त है कि बेस सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। बेस क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 का पावर 0 ये तूफान होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? तूफान होता है। ये एक फॉर्म है, वो आप नेक्स्ट क्लास 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में अभी बहस नहीं करना है फालतू में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 1 लिखा है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई? 5 का पावर 0, क्योंकि 5 का पावर 0 बराबर 1। इस 5 के पावर 0 को हम लोग क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। इसलिए 5 का यदि घातांक आप पूछेगा मेरे भाई तो आप लोग फटाक से बताओ 5 का घातांक, फटाक से बताओ 5 का घातांक। तो यहाँ 5 का घातांक आ चुका है 0। ये क्या निकला है मेरे भाई? घातांक निकला है। ये क्या है? घातांक। 5 का पावर कुछ नहीं है तो 0 है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए √12 बोला है, √12 बोला है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए तो √12 बोला है। हाँ, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। अच्छा बताइए सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इस वर्ड का मीनिंग परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण उसे कहते हैं जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परिमेयकरण कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या √12 है ना, इसको क्या करेंगे? परिमेय संख्या में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं इसको भी समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। यदि इस √12 को बताइए किस संख्या से गुना करें? गुणांक है ना, बोला है √12 का परिमेयकरण गुणांक कौन है, मतलब किस संख्या से, इन सभी संख्याओं में से किस संख्या में इस √12 को गुना करेंगे ताकि ये परिमेय बन जाए। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई? √12। इसको यदि पहले √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, रूट के भीतर भीतर गुना होता है, 12 तिया 36 और 36 का वर्गमूल 6 आता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया। यदि √2 से करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए √12 गुना √2, तो 12 दूनी 24 और 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए इसका ये क्या नहीं होगा? इसका परिमेयकरण ये नहीं होगा, परिमेयकरण गुणक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको निकालने का यदि आप लोगों को तरीका सीखना है, यदि इसको निकालने का तरीका सीखना है, ठीक है ना, यदि ऑप्शन ना पकड़ा रहा है तब कैसे निकालेंगे गुरुजी? तब भी इसके लिए नियम है सर जी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे √12 दे दिया है, क्या दे दिया है? √12। तो √12 को क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर तोड़ देंगे फटाक से।
फटाक से, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 तिया 6। अब बताओ 2 तिया 6 हो जाता है। चलिए ठीक है, टूट गया। अब बताओ रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना में 3। हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का 1 मिलकर बाहर आता है। आ गया 2 गुरुजी। अंदर में अकेला कौन बच गया गुरुजी, √3। तो याद रखिएगा जो रूट के बाहर में रहता है उसको छोड़कर जो भी चीज रूट के भीतर में होगा वही परिमेयकरण गुणांक होता है। ठीक है, तो वह रूट के बाहर, रूट के भीतर में कौन है, √3। यहाँ आ गया है √3 आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चल भैया देख यहाँ फटाक से 12 नंबर बोला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 64 का। यहाँ पर ध्यान से देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 का अभाज्य गुणनखंड, 64 का अभाज्य गुणनखंड देख लो भाई, 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 16 दूनी 32, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4। बताओ रे भाई 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6। चलिए इसका घातांक क्या हो गया, 2 का ही घातांक पूछा था ना, यहाँ 2 है, 2 का घातांक बताइए कितना हो गया, 6 हो गया। 2 का घातांक कितना हो गया है, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो भाई अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। 2023 में ये पूछा और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं किसके घातांक में, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक। चलो देखो यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते, 2 सत्ते 14, एक बच गया ना इधर। चलिए अब 3 से देखिए, 3 तिया 9, 2 बचा इधर आया 27, 3 नमा 27, फिर देखो भाई सब 3 से, 3 1 का 3, 3 तिया 9। अच्छा रे भाई बाप बताओ यहाँ फटाक से 234 को लिख सकते भाई 2 गुना में 3 का पावर 2, 3 का गो है, 2 गो है ना, गुना में फिर नीचे 13 आ गया है। यहाँ पूछा किसका घातांक है भाई साहब, 3 का, 3 का घातांक। तो बताइए आप 3 का घातांक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 का घातांक 2 है, 3 का घातांक 2, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा भाई साहब। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, अगर आ रहा है समझ में फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, चलो भाई साहब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है ना, बोला है √20 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक, फिर वही बोला है कि अपरिमेय है, इसको परिमेयकरण में चेंज कीजिए। ठीक है ना, कैसे परिमेयकरण गुणांक करेंगे इसका, ठीक है ना, परिमेयकरण गुणांक इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आसान विधि बताए थे बाबू, अगर पता नहीं चल रहा, अरे भाई साहब ये ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, ये ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, ये होगा मेरे भाई साहब √5, ये हो गया √5। ठीक है, अब बोलेंगे हम क्या इसका परिमेयकरण बताइए सर, तो बोलिएगा आप हमको पता नहीं है सर, तो 20 का फटाक से क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये किसका हम परिमेयकरण कर रहे हैं, √20 का, यही ना। चलिए 2 से 20, 20 में 2 से 20 में भाग देंगे 10 आएगा, फिर 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर बताइए √20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 5। चलिए यहाँ 2 का 1 मिलकर बाहर आ गया 2, अंदर में क्या बचा है 5, √5। चलिए रूट के भीतर में क्या बचा है 5। तो ये जो रूट के भीतर में बचता है भाई साहब इसी को बोलते हैं परिमेयकरण गुणांक। ठीक है ना, तो ये 20 का क्या आ गया है, यहाँ देखिए √20 का परिमेयकरण √5, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो गया, ऑप्शन में नहीं लिखे थे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए फिर बोला है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक कौन होगा, तो हमको पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो 18 का क्या कर लेंगे फटाक से, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 नमा 18, 3 तिया 9। चलिए तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 18 का परिमेयकरण जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर 18 का परिमेयकरण कर रहे भाई साहब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3, इसका तो 2 को मिलके बाहर आ गया, 3 अंदर में कौन बच गया है √2, इसका मतलब रूट के भीतर वाला जो टर्म है वही परिमेयकरण होगा √18 का। तो इसका परिमेयकरण कौन हो गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16
बोला है √2 का परिमेयकरण गुणांक है, जस्ट वही चीज निकालना है, ठीक है ना। ऐसा भी पूछ सकता है √2 का परिमेयकरण क्या होगा रे भाई साहब। तो आपको बोलेगा बताइए √2 को किस संख्या से गुना करेंगे ताकि ये परिमेय में चेंज हो जाएगा। अभी तो ये अपरिमेय है, आप बोलिएगा सर √2 को यदि √2 से करते हैं तो हो जाता है √4 और √4 का वर्गमूल 2 आता है। इसका राइट ऑप्शन सी। ऐसे ही देखने में लग रहा है, लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, √2 है तो √2 इसका हम लोग क्या करेंगे 2 रूट के भीतर में जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 1 कम 2। इस √2 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई साहब, 2 गुना 1 बोले तो 1 का वर्गमूल हो जाता है 1, और बाहर में क्या, सॉरी अंदर में क्या बच गया √2 के भीतर, यहाँ देखिए रूट के भीतर वाला जो संख्या रहता है उसे कौन बोलते हैं, परिमेयकरण गुणांक। तो यहाँ बताइए रूट के अंदर में कौन है, 2 है, तो √2 जो हो गया वो परिमेयकरण गुणांक हो गया। चलिए √2 इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया, ठीक है। अब 17 नंबर में बोला है भाई साहब निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। बोला है नीचे में बताइए कौन अभाज्य संख्या है। तो रे भैया अभाज्य संख्या बताने के लिए क्या होता है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे। ये तो 29 तो 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, तो सर किसी से ना कटेगा। लेकिन 25 बोले तो 1 से भी कटेगा, और ये 5 से भी कटेगा, और ये 25 से भी कटेगा। तो ये तो भाई साहब होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का केवल 2 ही अंक होता है, ठीक है ना। चलिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जो स्वयं से और 1 से कटे। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी 16 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 2 4 8 और 16, बहुत सारी संख्या से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 15 का देखिए 1 3 5 15, अरे भाई साहब ये भी बहुत संख्या से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन दिख रहा है आपको, जो स्वयं से यानी 29 से कटे और 1 से कटे, तो इसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए भाई साहब यहाँ देखिए फाइनली क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा। HCF क्या होगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का HCF। देखिए 3 को बोले या यहाँ पर बोलिए 3 को क्रमागत सम संख्याओं का HCF बोला है ना, सम संख्या का जैसे ही बोला है तो पहला सम संख्या जो होता है वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला सम संख्या। अब बोलिए सर कैसे होगा, ये कैसे आप समझ लिए। यदि आप समझना चाहते तो आप भी समझ सकते। 3 को क्रमागत सम संख्या लेना है तो 2 2 के बाद कौन आता है 4, 4 के बाद 6, लगातार वाला संख्या लेना है, ठीक है। क्रमागत मतलब लगातार जो चलते जाए लगातार। तो इसका HCF निकालना है तो पहले 2 संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, ठीक है ना। जैसे वो क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, 3 टीम रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, पहले 2 ही टीम खेलता है ना। तो इस तरह भी उसी तरह पहले 2 टीम खेलेगा, तो 2 और 4 को खिला दिए, ठीक है ना। खिलाए जैसे तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, ये कट गया। बताइए इसका HCF क्या आ गया 2। अब जो HCF आया है उसका और जो बचा हुआ संख्या है उसका, ठीक है ना। अब अरे दोनों संख्याओं में खेलने के बाद जो बचता है उसी का, और जो बचा हुआ रहता है, जो आंसर आता है, जो जीतता है, जो खिलाड़ी जीत जाता है और जो खिलाड़ी बचा हुआ है उसी को खिला देते हैं। तो यहाँ पर आया कितना है भाई साहब, तो 2 आ गया है। 2 और 6 यहाँ पर है, तो छोटी संख्या 2 हो गया, बड़ी संख्या 6 हो गया। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बताइए कितना बचा 2। अब 2 से 2 में भाग दीजिए, 2 1 कम 2, ठीक है ना। ये आ गया HCF 2, यानी कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका मतलब HCF फाइनली 2 ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप 2 को हटाकर 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, क्रमागत लेना है, ठीक है। जहां से भी स्टार्ट करना है उसके लगातार तुरंत बाद वाली सम संख्या को लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका HCF क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर में पूछा है, 19 में पूछा है सह अभाज्य संख्या का HCF होता है, क्या होता है हम बताए थे। सह अभाज्य संख्या जो होता है ना, कि संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जिसका HCF कितना हो, जिसका HCF हो भाई साहब 1, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, तो उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब HCF 1 होगा तभी ना इसको हम सहअभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ सहअभाज्य ऑलरेडी बोल दिया है, तो बताइए इसका HCF क्या होगा, तो HCF होगा भाई साहब 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा है और 2024 में भी पूछा है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब, अभाज्य जो स्वयं से और 1 से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं ना।
तो 15 को देखते हैं कटता है किससे किसी, ये तो 1 से कट रहा है, ये तो 3 से भी कटेगा, 3 5 15, 5 तिया 15, फिर 15 से भी कट रहा है, 1 और स्वयं से तो खाली ना कट रहा है, 1 और 15 से खाली नहीं ना कट रहा है, इसके अलावा 3 से और 5 से भी कट रहा है, तो ये तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। अब 23 को देखते हैं भाई साहब, तो ये 1 और 23 से ही कटेगा, 1 और 23 से ही कटेगा, ठीक है ना, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 12 को भी देखेंगे तो ये भी कटेगा बहुत सारी संख्याओं से, या 75 भी बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, केवल 2 ही संख्या से कटे, 1 और स्वयं से, तो वो संख्या 23 ही है, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए फाइनली, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को समझ में आया है बढ़िया से, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में यस करके भेज दे, ठीक है ना, यस लिखकर भेज दे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम लोग फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आपका जो है कि यहाँ चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उसमें हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन करेंगे, इस तरह सभी चैप्टर्स का जो है 100 क्वेश्चन करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।